नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग गोधुली पढ़ने वाले हैं। गोधुली में भी पढ़ने वाले चैप्टर का खास नाम है, जिसका चैप्टर का खास नाम है भीम भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, जो कि ये है गद्यखंड में है। किसमें गद्यखंड आता है? इसमें दो अध्याय होते हैं, एक होते हैं गद्यखंड, एक होते हैं काव्यखंड। ठीक है, गद्यखंड और एक होते हैं काव्यखंड। आज हम पढ़ने वाले हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने, देखिए, जब कहानी मतलब कि निबंध ये कैसा है, तो निबंध है। क्या है? निबंध है। निबंध है। इसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहते हैं इनके आगे। चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में। जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, इसलिए श्री गणेशाय नमः कहते हैं। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक कि वो तुम्हारी कहानी न लिख दे। अपने संघर्ष को अपना जुबान बना लो, जब तक कि वे तुम्हारी कहानी न लिख दे। ठीक है, कहते हैं आगे, ये है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ऐसा काम किए, जिन्हें आज हम इन्हें संविधान निर्माता के नाम से भी विख्यात यानी जाने जाते हैं। ठीक है, इनको सत सत नमन है। ठीक, कहते हैं इनके आगे पढ़ते हैं। पहले इसका शब्दार्थ आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बात कर देंगे। कहते हैं बिंडवना का मतलब होता है उपहास। क्या होता है? उपहास उड़ाना। कहते हैं पोषक का मतलब होता है सार्थक या पालक पालने वाला। ठीक है, कहते हैं पूर्ण निर्धारण। क्या? पूर्ण निर्धारण मतलब पहले से ही तय कर देना। कहते हैं अकस्मात मतलब अचानक से। अकस्मात का मतलब अचानक से। कहते हैं प्रक्रिया का मतलब किसी काम के होने का ढंग को क्या कहते हैं? प्रक्रिया में इसका शब्दार्थ होता है। इतना लिखने की वजह से इसको लिख दिया जाता है प्रक्रिया। ठीक है, कहते हैं प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत या उल्टा होता है। क्या होता है? विपरीत या उल्टा। कहते हैं स्वेच्छ मतलब होता है अपनी इच्छा से। क्या? अपनी इच्छा से। क्या होता है? अपनी इच्छा से। कहते हैं उत्पीड़न का मतलब होता है बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना, यंत्रणा देना। ठीक है, कहते हैं संचालित मतलब प्रवाहित होना। क्या होना? प्रवाहित। कहते हैं बहुविधि का मतलब होता है अनेक प्रकार से। कितने प्रकार से? अनेक प्रकार से। कहते हैं प्रत्यक्ष के सामने, समक्ष। कहते हैं भ्रातृत्व मतलब भाईचारा। क्या? भाईचारा। क्या? कहते हैं वांछित मतलब आकांक्षित चाहा हुआ। क्या हुआ? आकांक्षित चाहा हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब देखिए, पहले लेखक परिचय में हम लोग पढ़ेंगे, बाबा साहब के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इन्होंने, यहाँ इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं हम। कहते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल कितना को? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे एक दलित परिवार से थे। कौन परिवार से थे? दलित परिवार से। कौन सा परिवार से? दलित परिवार में हुआ था। वह, कहते हैं, वह मानव मुक्ति के प्रोधा बाबा साहेब अपने समय के एक अच्छे पढ़े लिखे में से सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक थे। क्या थे? अपने समय से पढ़े लिखे में से सर्वश्रेष्ठ मतलब महानों में से महान एक थे। ठीक है, कहते हैं शिक्षा, इन्होंने शिक्षा का कहां से प्राप्त किया, वो हम बात करते हैं। कहते हैं अम्बेडकर जी प्राथमिक शिक्षा के बाद, मतलब प्राथमिक शिक्षा जो गांव घर के शिक्षा होता है, उसके बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर
उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए और फिर वहां से लंदन गए। बाबा साहेब ने संस्कृत का धार्मिक पौराणिक और पूरा वैदिक कौन सा पूरा वैदिक वाड्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किए। ठीक है, इतना बात आ गई। जैसे कि देखिए बाबा साहेब प्राथमिक शिक्षा के बाद किसके बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन मतलब भाषण हो रहा था उस पे गए, उनसे बोले, इन्होंने कहा उच्चतर शिक्षा मतलब इससे ज्यादा शिक्षा के लिए मुझे न्यूयॉर्क अमेरिका जाना होगा जो कि मेरे पास खर्च नहीं है। तो इन्होंने कुछ मदद की है। ठीक है, मदद करने के लिए बोला। तो ये इन्होंने चले गए हैं, कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क से पूछेगा कहाँ गए थे बाबा साहब ने? अमेरिका न्यूयॉर्क से वहां से कहाँ गए तो आपको बताना पड़ेगा, लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन। इनका मृत्यु हो गई थी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। कितने में हो गया था? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी के हो गया था। कब हुआ था मृत्यु? 1956 ईस्वी में हो गया था, मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। ठीक है, कहते हैं इसकी, अब इनके पढ़ते हैं साहित्य रचनाएं। इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकों की रचना की है और उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण निम्नलिखित है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, कहते हैं हु आर द श्रद्धाज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धम एंड हिज धम्मा, थॉटम्स ऑन लिंग्विस्टिक, द कास्टेड, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ठीक है, कहते हैं इनहिलेशन ऑफ कास्ट आदि, मतलब इनकी रचनाएं और भी ज्यादा हैं। कहते हैं भारत, इन्होंने रचनाएं किन किन को किए हैं जो अभी मैंने बोला, द कास्ट ऑफ इंडिया, देयर मैकेनिज, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, कहते हैं हु आर द श्रद्धाज और सुरदाज, कहते हैं बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, कहते हैं बुद्धम एंड हिज धम्मा, थर्स्ट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, द फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन, कहते हैं इन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। इससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है। कहते हैं भारत सरकार ने कल्याण मंत्रालय में हिंदू में उनका संपूर्ण वाड्मय, बाबा साहेब के अम्बेडकर संपूर्ण वाड्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका था। कितने खंडों में प्रकाशित होता है? 21 खंडों में। ठीक है, कहते हैं आगे पढ़ते हैं इनके बारे में, इनका साहित्य विशेषताएं क्या क्या था इनके बारे में अब पढ़ते हैं। कहते हैं साहित्य बाबा साहेब सभी मान्यों में इतिहास, मीमांसक, विविधता और शास्त्री और समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। कुछ समय उन्होंने विदेश में वकालत किए थे। कहते हैं अम्बेडकर जी ने समाज और राजनीति में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों एवं स्त्रियों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। इनके प्रेरणादायक 3 लोग थे जिनका नाम है बुद्ध और कबीर और ज्योति फुले। देखिए जिनका मैंने फोटो लगा दिए हैं, इनका नाम हो गए हैं बुद्ध जी, ये हो गए ज्योति फुलावा, कहते हैं ये हो गए कबीर जी। कौन हो गया? कबीर जी। ठीक है, ये हो गए बुद्ध जी, ये हो गए कबीर जी, ये हो गए ज्योति फुलेवा। ठीक है, कहते
कहते हैं वह रचनात्मक के प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भारत संविधान के निर्माण में उनकी महान भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही बाबा साहेब आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, कहते हैं आगे पाठ परिचय। अब पाठ के बारे में परिचय करेंगे हम लोग। पाठ परिचय में करेंगे। पाठ परिचय में देखिए कहते हैं पाठ परिचय में प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के विख्यात एवं भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए इससे पहले मैंने आपको कुछ समझा देता हूं। ठीक है, आपको मैंने कुछ समझा देता हूं। ठीक, आप लोग कंफ्यूज नहीं रहिएगा इसके लिए। देखिए इन्होंने सबसे पहले बताया था जाति प्रथा को इन्होंने जाति प्रथा को सबसे पहले क्या बताया, गलत बताया। इन्होंने वर्ग बताया कि एक वर्ग के हिसाब करने वालों की व्याख्यात यानी ठीक है, लेकिन इनमें भेदभाव करना ये बात सही नहीं है। ठीक है, इन्होंने वर्ग में बोला जैसे किसान एक वर्ग हुआ। कैसे क्या हुआ, किसान एक वर्ग हुआ। डॉक्टरी एक वर्ग हुआ। जूता साफ करने वाला एक वर्ग होता है। जैसे मतलब जो आदमी जो काम करता है उसका एक वर्ग होता है। ठीक है, इन्होंने ये वर्ग को सही माना, लेकिन ये जाति प्रथा के ऊपर जो बात किया है ये गलत बात है। क्या है गलत बात? जैसे कि मान लीजिए कोई नीच जाति का आदमी है, वो पढ़ा लिखा है। ठीक है, कोई उच्च जाति का आदमी है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, मतलब कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा है, और दोनों को बोले कि मतलब उसको पढ़ाने का अधिकार है, इसको पढ़ाने का अधिकार नहीं। आप बताइए सोचकर कि जो नीच जाति वाला है वो सबसे अधिक पढ़ाएगा या उच्च जाति वाला है वो सबसे अधिक पढ़ाएगा? ठीक है, तो देखिए उसको जो उच्च जाति का आदमी है वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, ये जो है पूरी अच्छी तरह से पढ़ा लिखा है, तो ये आपको पूरा भरपूर ज्ञान देगा, मतलब पूरी तरह से अच्छा से ज्ञान देगा। ठीक है, और जो वो आदमी है वो पूरा ज्ञान आपको नहीं देगा। ज्ञान वो खुद नहीं पढ़ा लिखा है तो सब फेल करवा देगा। क्या करवा देगा? फेल करवा देगा। ठीक है, चलिए आइए आते हैं हम अपने पेज पे। बात को समझ गए होइएगा। चलिए पढ़ते हैं। भाई चलिए पाठ परिचय में हम लोग करते हैं। अब कहते प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव के द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति प्रथा भेद उच्छेद से संकलित है। बाबा साहेब द्वारा यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल के लाहौर 1936 के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न होने के कारण सम्मेलन स्थित मतलब बंद कर दिया गया और यह पढ़ा भी नहीं गया। कहते हैं बाबा साहेब ने इस भाषण को स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। प्रस्तुत पाठ के लेखक ने जातिवाद के आधार पर जीने वाले असमानताओं का तिर्यक विरोध किया और जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधार
उर्वाग्रह और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्राकृतिक पर भी यहाँ एक सर्वाधिक विविधता का दृष्टिकोण उजागर है। कहते हैं भारतीय लोकतंत्र के युवक संविधान नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत प्रसिद्ध है। कहते हैं देखिए एक भाषण होने वाला था जिसका बुक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका ये भाषण होने वाला था, कहाँ होने वाला था, कहाँ होने वाले थे, लाहौर में होने वाले थे। कब होने वाले थे तो लाहौर में होने वाले थे। और कब होने वाले थे 1936 में, 1936 ईस्वी में लाहौर में होने वाले थे। ये आदमी के जुड़ने के वजह नहीं जुड़ने की वजह से इस भाषण को स्थगित कर दिया गया था, जिसे और इस बुक को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आप मारिएगा तो आ जाएगा आपके पेज पे, ठीक है। तो कहते हैं ये जो बुक है ये इंग्लिश में था, इंग्लिश में रहने की वजह से ये आदमी सबको पढ़ा नहीं गया। तो इन्होंने जो ललाई सिंह यादव थे, इन्होंने ये बुक चुपके से मतलब कि चुपके से ले लिए और इसका हिंदी अनुवाद करके लिख दिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहते हैं इन्हीं का देन है, इनका सत नमन है कि आज ये सब के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आज हम लोग नहीं जानते, ठीक है। तो कहते हैं फिर से, ये बात आपको हो गया समझ में? इतना बात आया समझ में? इतना बात आया समझ में कि नहीं आया? कमेंट में बताइएगा आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। अभी क्वेश्चन एंड आंसर भी इसका होगा, साथ साथ आपको समझ में पूरा समझा देंगे, ठीक है। देखिए ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। इतना अच्छा से आपको पढ़ा देते हैं। कहते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम का मतलब होता है डिवीजन, श्रम डिवीजन मतलब काम अलग अलग वर्ग का अलग अलग आदमी कर सकता है। जैसे कि किसी का काम है जूता साफ करना, किसी का काम है डॉक्टरी करना, किसी का काम है किसानी करना, किसी का काम है दूध नापना, किसी का काम है किराना दुकान चलाना। मतलब जिसका जो काम है वो वर्ग, एक वर्ग का आदमी वो ठीक है, ठीक है। लेकिन जाति प्रथा के आधार पर जो किया गया है वो बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने यही बात समझाया है इसमें, ठीक है। कहते हैं देखिए यह विडंबना की बात है कि मतलब उपहास की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषकों के मतलब आपको क्या बताए थे हम? पोषकों के मतलब क्या बताए थे? सार्थक पालक पालने वाला, क्या? सार्थक पालक पालने वाला, ठीक है। कहते हैं इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब पालक सार्थक या पालने वाला को बोलते हैं पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों से, पर इनका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज क्या है? सभ्य समाज क्या? सभ्य समाज कहते सभ्य समाज कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है। देखिए चूंकि कहता है श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, इसको श्रम विभाजन को आवश्यक मानता दिया गया है, ठीक है। और चूंकि जाति प्रथा भी एक श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, क्या है? रूप है। इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन भी रूप लिए हुए है। कहते हैं श्रम विभाजन निश्चय की सभ्य
सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता, मतलब अपने दिल से स्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। ठीक है, कहते हैं अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करते हैं। क्या ऊंच नीच भी करते हैं, क्या करते हैं, ऊंच नीच भी करते हैं। ठीक है, कर देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता। विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता जो इंडिया में होता है जाति प्रथा को लेकर। मतलब मान लीजिए कोई नीच जाति का आदमी है, वो आपके बर्तन में खा लेगा तो उस बर्तन को हटा देता था। ठीक है, जैसे बाबा साहब के बारे में ही बात करते हैं। इन्होंने जिस स्कूल में पढ़ने यानी बेंच पर बैठ के पढ़ लेता था, उस बेंच को हटा दिया जाता था। ये जिन कल पर से पानी पी लिया तो उस कल को बंद कर दिया जाता था। इन्होंने एक बार इनार में से मतलब कुएं में से जल निकाल कर पी लिए तो उस कुएं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया, कुएं को बंद कर दिया गया। ठीक है, ये जाति प्रथा को ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं होता जैसा इंडिया में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यदि जाति कहते हैं यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि और आधारित नहीं है। यह मनुष्य की रुचि और आधारित पर नहीं है। ठीक है, कहते हैं कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह एक आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करे जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। क्या कर सके, कार्य का चुनाव स्वयं कर। मतलब बाबा साहब कहते हैं यहाँ पे कि हम उस व्यक्ति को इतना सीमा तक विकसित करें कि वह उस काम को करने के लिए स्वयं चुन सके। ठीक है, कहते हैं इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दृष्टित सिद्धांत है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से आर्थिक गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारण कर दिया जाता है। जैसे कि कोई बच्चा अपनी मम्मी के पेट में ही रहता है तो उसका क्या होता है, सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही उसका कार्य कर दिया जाता है। जैसे मान लो किसी का पापा पहले से जो काम करता है, मतलब जूता बीनता हो, तो उसका भी बेटा अगर होगा तो क्या करेगा, जूता ही बीनेगा। ये सामाजिक अनुसार से बोला जाता है, लेकिन ये सही बात नहीं है। ठीक है, ये बाबा साहब कहते हैं। ठीक है, कहते हैं अगला स्लाइड में कहते हैं इन्होंने जाति प्रथा पेशों का दृश्य पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देते हैं। जैसे कि जाति प्रथा मनुष्य की बल्कि जीवन भर के लिए उसमें बांध देता है। जो काम अपने माता पिता करते हैं वही काम करते रहना है, उसको दूसरा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, उसी में उसका जीवन भर बांध दिया जाता है। कहते हैं अनुपयुक्त अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाते हैं। मतलब जिससे जो उसका पिताजी करते थे उसमें ज्यादा कमाई न होने के कारण उससे अनुपयोग मतलब चावल राशन पानी नहीं होने के कारण वह भूखे स्थित मर जाते हैं। ठीक है, कहते धंधों की प्रक्रिया व तकनीक के नियंत्रण विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्र न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा है।
भूखे मरने का अलावा क्या चरा है। अगर उस मनुष्य को पेशे बदलने की अबे अधि नहीं दिया जाए, स्वतंत्र नहीं दिया जाए, तो उसको भूखे मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, ये कौन कहते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देते जो उसका प्रैक्टिकल पेशा न हो। जैसे कि ऐसा पेशा आपको चुनने के लिए अधिकार नहीं देते ये लोग कि आपका जो पेशा नहीं है उसके अलावा दूसरा कुछ चुन सके। कहते हैं परिवर्तन 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 की अनुमति न देखकर जाति प्रथा भारत के बेरोजगारियों का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। मतलब कि भारत में जो बेरोजगारी क्यों बढ़ी हुई है, इसका वजह है जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड में करते हैं। कहते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं कर रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि इनमें से कोई स्थापना अथवा मानव नहीं रखता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों के गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी की बहुत लोग निर्धारण कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वास करते हैं। ऐसे स्थिति में सौभाग्यतः मनुष्य को दर्शन से ग्रस्त होकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे स्थिति में जहां काम करने वाले न दिल लगाते हो, न दिमाग, न कोई कुशलता जैसे प्राप्त की जा सकती, अतः यह निर्बाध रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्म शक्ति को बढ़ाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। यानी बाबा साहब यहाँ पे कह रहे हैं जो उसका कार्य है उससे उसको बाहर नहीं निकला जाएगा और उसको वह पेशा से जो काम की, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी कोई काम किए, ठीक है, उसमें उसके अंतर्गत ही आपको काम करना है। जैसे कि जिसमें कम अति हो, आपको उससे ज्यादा सोचने का अधिकार नहीं दिया जाए। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे कि अगर आपको जो काम है उसके अलावा और एक काम होता है जो उसी के बराबरी में होता है और कम पैसा में हो, वही सब करना रह जाए, तो आप लोग दुनिया का मतलब कि भारतवर्ष में कुछ नहीं कर पा सकते हैं। ठीक है, कहते हैं अब समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि जाति के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है। ये बोल रहे हैं कि अगर मैं जाति प्रथा के विरुद्ध हूं मतलब विपक्ष हूं, तो मेरे हिसाब से, तो मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है। तो कहते हैं मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र समता भातृत्व पर आधारित होगा। यह ठीक नहीं है कि भातृत्व अर्थात भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। मतलब इन्होंने कहते हैं कि भातृत्व अर्थात भाईचारों में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कहते हैं समाज के
किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। उनके रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, मतलब उत्प्रेरित रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व असर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। क्या लोकतंत्र केवल शासन की एक पतबंदी ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः समूही जीवन आचार्य। इन्होंने कहते हैं भाईचारों में भी कैसा भाईचारा होना चाहिए, जैसे दूध और पानी में होता है। जैसे आप पानी में दूध मिलाइएगा तो वो पूरा तरह से दूध हो जाएगा, ठीक है। अगर दूध में पानी मिलाइएगा तो पूरा तरह से दूध हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ऐसा भाईचारा में होना चाहिए, ठीक है। इसी को एक दूसरा नाम दिया गया है लोकतंत्र। क्या दिया गया है? इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र दिया गया है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार ये खत्म हो चुका है आपका। अब कुछ प्रश्न है उस पे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न में है, कहते हैं लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं आंसर बहुत छोटा है। कहते हैं लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसका स्वरूप यह है कि लोग कार्य कुशलता के नाम पर जाति प्रथा और श्रम विभाजन को सही ठहराते हैं। जैसे कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, कहते हैं लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि आधुनिक युग, मतलब इस युग में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसका स्वरूप यह है कि लोगों को कार्य कुशलता से हो सके, कुशलता के नाम पर जाति प्रथा और श्रम विभाजन को सही ठहराते हैं। जिसे जाति पाति का, जिसका जो जाति है उसी के आधार पर वह काम कर सकता है, यही इस समाज सही ठहराते हैं, ठीक है। कहते हैं आगे दूसरा में, कहते हैं जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। कहते हैं जातिवाद के समर्थक के तत्व यह है कि समर्थक का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज में काम को अच्छे से करने या कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन जरूरी है और जाति प्रथा भी इसी का दूसरा रूप है। मतलब श्रम विभाजन जरूरी है, इसी का दूसरा नाम है जाति प्रथा। क्या नाम है? इसी का दूसरा नाम है जाति प्रथा, ठीक है। कहते हैं आगे, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेख की प्रमुख आपत्तियां क्या है वो बताना है। कहते हैं लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन का बंटवारा नहीं करता, बल्कि श्रमिकों लोगों का भी उच्च नीच के आधार पर अस्वाभाविक विभाजन करते हैं। जैसे कि अभी जैसे मैंने कुछ इससे पहले मैंने आपको बताया था, कोई उच्च वर्गीय लड़का वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, मान लीजिए वो डॉक्टरी कम जानता है, कोई नीच वर्गीय का आदमी है वो ज्यादा जानता है, कहेगा कि नहीं ये नहीं कर सकता, ये करेगा। मान लीजिए कि उसको डॉक्टरी उतना नहीं आता है, तो वो क्या करेगा? मरीजों को मार देगा कि नहीं मार देगा? यही काम करता है। कहते हैं शिक्षा में ही, जैसे कि वो नीच आदमी है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो उच्च आदमी स्तर का आदमी है, तो वो कम पढ़ा लिखा है, एक ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो जिस बच्चे को पढ़ाएगा वो बच्चा क्या होगा? मानसिक रूप से वो फेल हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं 4 में कहते हैं जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। कहते हैं क्योंकि यह विभाजन मनुष्य की रुचि पसंद या उसकी क्षमता पर आधारित नहीं होता। यह व्यक्ति की इच्छा के बिना जन्म से पहले ही उसका पेशा तय कर दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? जाति भारतीय समाज के श्रम विभाजन का स्वाभाविक
रूप नहीं कहा जाता है। मतलब किसी का जन्म होने से पहले उसका कार्य कुशलता से वो तय कर देना, ये बिल्कुल गलत बात होता है। ठीक है, कहते हैं जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जैसे बनी हुई है। कहते हैं जाति प्रथा के जाति प्रथा को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध बांध देती है। हिंदू धर्म में भूख से मरने की नौबत आने पर भी अपना पुश्तैनी पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती, जिससे बेरोजगारी फैलती है। जैसे कहते हैं जाति प्रथा को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। हिंदू धर्म में आदमी सब भूखे मर रहा है, लेकिन वह अपना पेशा नहीं बदल रहा है, चुनौती नहीं बदल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? बेरोजगारी क्या है? बढ़ रहा है। क्या बेरोजगारी बढ़ रहा है? देखिए 6 में कहते हैं लेखक आज के उद्योगों में गरीबी गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? कहते हैं लेखक जाति प्रथा को सबसे बड़ा समस्या मानते हैं। इसका कारण यह है कि इसके कारण लोग अपनी रुचि और इच्छा के बिना सिर्फ मजबूरी में रुचि के साथ करते हैं। कहते हैं लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो आप जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कहते हैं लेखक की जाति प्रथा को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। इसका कारण यह है कि रुचि और इच्छा के बिना सिर्फ मजबूरी में अरुचि के साथ काम करते हैं, अरुचि के साथ बिना खुशी के साथ, जिससे उनकी कार्य क्षमता घट जाती है। बिना रुचि के साथ कार्य क्षमता करेगा कोई भी काम, जो जिस काम में आपको मन नहीं लगेगा वो काम आपको करवाएगा, तो क्या होगा? आपका कार्य क्षमता कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य क्षमता कम हो जाएगा। कहते हैं साथ में कहते हैं लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? कहते हैं लेखक ने आर्थिक सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्र के पहलू से इसे हानिकारक माना है। यह प्रथा मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रेरणा को मानकर उसे निष्क्रिय और टालू बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है? टालू बना देता है। क्या बना देता है? टालू। कहते हैं 8 में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? इसका देखिए बहुत ही ज्यादा शॉर्ट आंसर है। कहते हैं सच्चे लोकतंत्र के लिए लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में स्वतंत्र, समता, समानता और भाईचारा को सबसे आवश्यक माना है, जहां सभी एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखें। मतलब डॉक्टर भीमराव का कहना है कि सब अपने एक दूसरे के भाईचारा के रूप में के प्रति आदर का भाव रखे। बस यही बात लेखक द्वारा कह रहे हैं। ठीक है, कहते हैं लेखक बोलते हैं लेखक के अनुसार इस युग की विडंबना क्या है? कहते हैं लेखक के इस युग के अनुसार युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यही बात कहता है। कहते हैं जातिवाद के पोषक किस आधार पर इसका समर्थन करते हैं? कहते हैं जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। कहते हैं आधुनिक युग में भी सभ्य समाज, कौन सा समाज? सभ्य समाज में श्रम विभाजन क्यों आवश्यक है? कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन जरूरी है। कहते हैं जातिवाद के समर्थन के में लेखक की पहली आपत्ति क्या है? कहते हैं जाति प्रथा के श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। किसका रूप लिए? श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। कहते हैं आगे देखिए, कहते हैं भारत में जाति प्रथा की क्या विशेषता है? कहते हैं
जाति प्रथा के वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित वर्गों के एक दूसरे की अपेक्षा की ऊंच नीच भी कराक कराक देती है, मतलब कराकर देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ इंडिया में होता है ये जाति पाति। ठीक है, कहते हैं जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जो मनुष्य का जो इच्छा करेगा वह कर सकता है, ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कहते हैं समाज का निर्माण करने के लिए कौन सी क्षमता का विश्वास करना चाहिए। कहते हैं व्यक्ति अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकते हैं। किस व्यक्ति अपना पेशा मतलब कार्य करने के लिए स्वयं चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं जाति जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्यों है, क्या क्या है। तो कहते हैं गर्भधारण के समय ही मनुष्य की पेशा निर्धारण कर दिया जाता है, यही जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। ठीक है, कहते हैं 17 में कहते हैं जाति प्रथा मनुष्य के को जीवन भर एक पेशों में क्यों बांध देती है। तो कहते हैं कहते हैं जाति प्रथा का एक दोषपूर्ण पुण्य निर्धारण होने से क्या होता है, जाति प्रथा के मनुष्य के जीवन भर के लिए पेशों में बांध देता है। किसके बांध देता है, जीवन पेशा में बांध देता है। कहते हैं जाति प्रथा के कारण पूर्व निर्धारण पेशा प्रतिकूल परिस्थिति में क्यों अनुपयुक्त है। कहते हैं तकनीकी परिवर्तन एवं प्रतिकूलन परिस्थितियों में अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो व्यक्ति भूखा मरने लगता है। क्या होने लगता है, अगर व्यक्ति की परिस्थितियों में मतलब किसी भी कारण में उसका पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो व्यक्ति क्या होता है, भूखे मरने लगता है। क्या होने लगता है, भूखे मरने लगते हैं। कहते हैं हिंदू धर्म की जाति प्रथा पेशा चुनने में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है। तो कहते हैं व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो भले ही वह उसमें प्राणगत हो, मतलब प्राण त्याग दे। जैसे कि मान लीजिए मेरा पेशा है, मैं जैसे कोई मान लीजिए किसी मतलब राय जी की बात करते हैं, जो राय जी वो उसका काम भैंस चराना है, भैंस से दूध लेके आना है, सिर्फ वही काम वो करते रह जाएगा तो उसका पेट नहीं चलेगा। किसी परिस्थिति में ज्यादा पैसा लगेगा तो वह क्या होगा, नहीं दे पाएगा, नहीं देने के कारण से उसका मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो जाति प्रथा एक प्रमुख कारण। क्या कारण है, जाति प्रथा एक प्रमुख कारण है। ठीक है, कहते हैं जाति प्रथा का एक श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर क्यों नहीं माना जा सकता। कहते हैं मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है। ठीक है, कोई महत्व नहीं है। कहते हैं लेखक के अनुसार गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या क्या है। कहते हैं बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वतावस करते हैं। क्या करते हैं, विश्वतावस करते हैं। कहते हैं लेखक ने आर्थिक पहलू से खतरनाक किस प्रथा को माना जाता है, तो जाति प्रथा को माना जाता है। किसको माना जाता है, जाति प्रथा को माना जाता है। कहते हैं जाति प्रथा को अधिक हानिकारक क्यों माना जाता है। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को बढ़ावा देती है। ठीक है, बस इतना ही लिख देना है इसके बारे में। ठीक है, जाति प्रथा को बढ़ावा देती है। कहते हैं लेखक का रचनात्मक पहलू क्या है, तो कहते हैं आदर्श समाज लेखक का रचनात्मक पहलू है। इसमें भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से कोई भी काम करने का अनुमति है। ठीक है, कहते लेखक के अनुसार आदर्श समाज क्या है। लेखक के अनुसार आदर्श समाज स्वतंत्र समता भातृत्व पर आधारित समाज है। मतलब कि स्वतंत्र रूप से कोई भी काम कर सकता है। भातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, एक दूसरे से आदर्श समाज में रह सकता है। ठीक है, देखिए कहते हैं
आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? कहते हैं आदर्श क्या कहते हैं, आदर्श समाज में इतनी गतिशील होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। क्या हो सके? संचालित हो सके। ठीक है, कहते हैं आगे कहते हैं भाई भाई भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो कहते हैं दूध पानी के मिश्रण की तरह होनी चाहिए भाईचारा का वास्तविक रूप होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं 28 के बाद 29 है। देखिए, कहते हैं लेखक के अनुसार लोकतंत्र क्या है? तो कहते हैं लेखक के अनुसार लेखक के अनुसार मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। क्या है? आदान प्रदान का नाम है। क्या है? आदान प्रदान का नाम है। चलिए, खत्म हो गया। आप लोग शुरू से जुड़े लिए इसके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए और इसको शुरू से लेके मन लगा के एक बार बढ़िया से पढ़िएगा। आपको पूरी बात मेरे समझ में आ जाएगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, फिर आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। इसके पढ़ने के बाद आपको कहीं भी किसी भी स्थान पे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये मेरा गारंटी है, वादा है। ठीक है, इसके लिए दिल से थैंक यू। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप लोग बता दीजिएगा अपने दोस्तों और भाइयों में भी कि गोधली का भीमराव अम्बेडकर के बारे में आ चुका है। ठीक है, इसके लिए अगर इसको लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बेहिजक पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि भाई जी मेरे को ये दिक्कत हो रहा है इस चैप्टर को लेकर। अभी इसका प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आने वाला है जो कि आपको मिलेगा, इससे पूरा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे लाडले।